4 तारीख को जब ये बीजेपी अच्छी तरह फुल मेजोरिटी से आएगी, तो आपके पता है इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चेंज क्या होने वाला है? ये मुस्लिम वोटर्स की जो हनक है ना, मुस्लिम वोट की हनक, वो टूटने वाली। 30% वोट शेयर है आपका बंगाल में, कम नहीं है। ये तुमने बोला ना एग्जिट पोल वाले हैं जो कि नेक टू नेक दिखा रहे हैं, वो 2024 के बाद से एग्जिट पोल इतना अपने इन्होंने हाथ जला रखे ना 2024 इलेक्शन में। अब की बार 400 पार कर दिया था। हाँ, तो इस बार अब की बार ना, अच्छा ये तुम्हारे माई एक्सिस वाले हैं, तुम्हारे प्रदीप गुप्ता जी, वो तो उनकी हालत है, उन्होंने ये भी बोल दिया है कि भैया मैं कलकत्ता का एग्जिट पोल दूंगा भी नहीं। कहते लोग बता ही नहीं रहे मेरे को 70%। दूसरे फेज में बंगाल चुनाव के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई। आईपीएस अजय पाल शर्मा का जहांगीर खान से फेस ऑफ, कई क्षेत्रों में जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि असली वायलेंस वाले क्षेत्र तो फेज 2 में आएंगे, और वो देखने को भी मिला चुनाव से पहले भी और आज भी। फाल्टा में और कई अलग दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी वायलेंस की घटना हुई, लाठीचार्ज हुई, पर किसी तरह बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत इस चुनाव में जो हुई है वो है बंगाल चुनाव को 2 फेज में पूरा करवाने। पर आज और जो कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हुई सेकंड फेज के बाद, उन पे बात करते हैं। तो सेकंड फेज वोटिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये देखना है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है 92-93% का, तो अगर हम SIR को डिस्काउंट भी कर दें तो भी ये 5 से 6% एक्स्ट्रा है। दूसरी बात है, क्योंकि ये जो सेकंड फेज है वो बेसिकली उसमें आपका ज्यादा हुगली, हावड़ा, कलकत्ता रीजन आते थे जहां पे बीजेपी बहुत कमजोर थी और पिछले बार बिल्कुल भी जीरो परफॉर्मेंस था। वहां पे 20 से 25% का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो बहुत बड़ी चीजें बयान कर रहा है। और अब तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये सुनामी ही आ रही है। अब ये क्योंकि अच्छा ये तुमने बोला ना एग्जिट पोल वाले हैं जो कि नेक टू नेक दिखा रहे हैं, वो 2024 के बाद से एग्जिट पोल इतना अपने इन्होंने हाथ जला रखे ना 2024 इलेक्शन में। अब की बार 400 पार कर दिया था। हाँ, तो इस बार अब की बार ना, अच्छा ये तुम्हारे माई एक्सिस वाले हैं, तुम्हारे प्रदीप गुप्ता जी, वो तो उनकी हालत है, उन्होंने ये भी बोल दिया है कि भैया मैं कलकत्ता का एग्जिट पोल दूंगा भी नहीं। कहते लोग बता ही नहीं रहे मेरे को, 70% लोग ने बताया नहीं। मतलब ये एक ग्राउंड पे फैक्ट तो है। ये अगर आप सोशल मीडिया में जो लोग फॉलो भी करते हैं देखा होगा कि खुल के कोई नहीं बोल रहा बीजेपी टीएमसी, वो पूछा जाए तो जय श्री राम बोल के निकल लेते हैं। तो वही, अरे वही तो जय श्री राम से आप अंदाजा लगा लो कि किसको वोट दिया है। हाँ, जय श्री राम। और तुम्हारा जिस तरह से लोग वहां फटे हैं ना, मतलब मैं तो ये देख रहा था आज दिन भर मैं भवानीपुर इलाके में ही फॉलोअप ले रहा था भवानीपुर का। भवानीपुर में जितने भी पोलिंग बूथ थे वहां पे सबसे पूछा गया कि आप ये बताओ जो ये सुरक्षा फोर्स आई है CRPF, क्या ये इंतजाम सही है? सबने बोला बिल्कुल सही इंतजाम। ठीक है, कहता आपको भय लग रहा है? तो जो कि ममता दीदी के अगेंस्ट, ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी, TMC सब इसके खिलाफ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इलेक्शन कमीशन तक गए, सब जगह गए। तो एक भी बंदा भवानीपुर का दीदी के इस स्टेटमेंट को रेजोनेट नहीं कर रहा है। राइट। सेकेंड थिंग है, सब कहता है वहां पे कि कांटे की टक्कर है, सब कह रहे हैं, कोई एक नहीं कह रहा कि क्लियर मेजोरिटी है, अरे नहीं दीदी दीदी, कोई नहीं बोल रहा है। तो आप ये समझ लो कि जो दीदी और इलेक्शन में 2 या 3 बजे से पहले नहीं निकलती थी, आज सुबह 8 बजे से बैठी हुई है। ठीक है। हाँ, तो शुभेंदु दादा भी टेंशन में थे ना कि ये यहाँ पर क्यों आई है। ये यहाँ क्यों आई है, वो भी टेंशन में थे। देखो
अब हारना जीतना तो चलो, अब जो भी, अब वोट पड़ चुके हैं दोनों फेज के, 4 मई को आपको पता भी लग जाएगा। एग्जिट पोल के वालों के साथ तो आपने ठीक कहा, वो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। एग्जिट पोल वालों के साथ और पॉलिटिकल पंडितों के साथ तो 2014 से ही बहुत बुरा हो रहा है, तो वो तो बेचारे क्या करे क्या ना करे। और 8 के बजाय दो 300 के करीब 294 सीटों में 8 के बजाय 2 फेजों में इलेक्शन संपन्न करवा देना सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आप सिर्फ इसको एक पार्टी से जोड़ के मत देखिए, ये आप लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, अगर किसी भी स्टेट में, आप चाहे स्टेट का चुनाव हो, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो या सेंटर का चुनाव हो, अगर लोग बिकॉज ऑफ फियर या डर के कारण वोट देने नहीं जा रहे ना, तो आपकी डेमोक्रेसी तो मर गई उस दिन, अगर आप ये समझ लीजिए। जो ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा चला था अभी परसों से, जब ये हमारे यूपी कैडर के सिंघम भाई साहब, यूपी के सिंघम अजय पाल शर्मा जी पहुंच गए थे जहांगीर खान के ऑफिस के बाहर और सीधा धमकी दे दी थी कि अच्छे से टिका दूंगा। जब पता लगा कि ऑफिस में कुछ गतिविधियां चल रही हैं वोटर को तंग करने की, तो ये बंगालियों के बीच में इसका सेंटीमेंट पॉजिटिव ही गया होगा, या कुछ बैकफायर भी कर सकती हैं ये चीजें कि बाहर से यूपी के साथ आया हुआ आदमी धमका रहा है। यार मेरे को एक चीज बताओ, मतलब मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये कई लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में कि जिस तरह से एग्रेसिव हुआ है तुम्हारा अजय पाल शर्मा, या जिस तरह से एग्रेसिव आपके सेंट्रल फोर्स हो रही है, तो जो हम्म, भद्र मानुस है, हम्म, जो कोमल हृदय वाला होता है बंगाली, उसके ना हम्म, दिल में बड़ी चोट लगी है। और ये सब जो हरकतें हुई है, ये 92% या 93% जो वोट हुआ है, वो उसी को दिखाने के लिए जो आप बाहर से आके ये इस तरह की वो कर रहे हो। अरे मेरे को ये बताओ, वही भद्र मानुस पिछले 50 साल से है, हर इलेक्शन के दिन चकाचक सफेद कुर्ता पैजामा और पहन के निकलता है घर से बाहर, पान की गुल्लोरी मुंह में दबा के, और सड़क से आगे जाता ही ये घर से निकलता है कि टीएमसी गुंडी उसको गाली आली गलोच दे के मार पीट को घर के अंदर बैठा देता है। 50 साल से वो वोट भद्र मानुस वोट नहीं डाल रहा है। आज उसको इतनी सहूलियत मिल गई है इस सेंट्रल पुलिस के फोर्स के द्वारा कि वो हम्म, आज फिर वही चकाचक अपने सफेद कुर्ता और धोती में पहन के पहुंच चुका है वोटिंग, अपने वोटिंग राइट को पिछले 50 साल में पहली बार जाके दे रहा है। वो जाके गुस्से में आके फिर टीएमसी को दे देगा। वो 50 साल लॉजिक की हेल्प ये तो बात पकड़ लो ठीक है। यार तुम लोग हैं। ये दूसरी बात तो बात ठीक क्या है, जो ये सिंघम वाला जो केस हुआ था, अजय पाल शर्मा वाला, एक वो जो केस था वो जानबूझ के रिकॉर्ड करके वायरल किया गया था कि देखो डरो मत, जहांगीर जैसे लोगों, जहांगीर मतलब आप समझ लो जैसे अपना यूपी के बाहुबली थे तुम्हारे ये सब ना, अतीक अतीक ये सब, उसी तरह का बाहुबली है वहां पे। अच्छा ठीक है, तुमने ये तो देखा, तुमने ये देखा फरियाद खान हाकिम वाला केस, बॉबी, कल रात हो पुलिस वाले 2 बजे उसके घर पहुंच गए, उसको आराम से 20 मिनट समझाया। अच्छा, नहीं तो अब क्या हो दीदी रहा ने है? दीदी ने धमकी दी है ना कि यही अब रहना है। अरे पुलिस वालों को तुम धमकी दी सोच है। सुनो, तुम सुनो, इसके पहले जितने भी चुनाव होते थे हिंसा होती थी, हम्म, ठीक है, वो लोअर लेवल के टीएमसी के कार्यकर्ता करते थे, टीएमसी के कार्यकर्ता जाके धमकियां देते थे। कभी हम्म, भी कोई आपके ममता के लेवल का या तुम्हारे उस स्टेचर का नेता या अभिषेक बनर्जी स्टेचर का नेता ने कभी भी धमकी नहीं दी। ये इस बार जो इन्होंने जो आग लगाई है, और इसके बाद से जो अभिषेक बनर्जी हो गया या उनके जैसे लेवल के नेता हो गए, ममता बनर्जी ने, अरे उन्होंने तो अल्लाह की कसम खा ली कि काफिरों को मार दूंगी अगर मेरे को वोट नहीं डाला तो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा तो देखो, इसका जान होता तो क्या है। बहुत बड़ा असर पड़ा है। हाँ, देखो क्योंकि यार जो तुम ये देखो ना, पार्टी। यूपी हो गया, यूपी में किस डर से चुनाव हारा, ये गुंडा राज आ जाएगा। हरियाणा में क्या था डर था, यही गुंडे की अगर ये आ जाएंगे जाट वाले सब फिर आ जाएंगे, फिर से इन्होंने फिर वही कर देना है हर जगह। तो आप सबक नहीं सीखते हो, आप फिर से आप मतलब दीदी के लेवल पे, आप अभिषेक बनर्जी के लेवल पे आप गुंडागर्दी करने पे आगे हो यार। तो भद्र मनुष्य जो हल्का दिल का है वो नहीं डरेगा इस वक्त।
नहीं, नहीं। नहीं, ये एक फैक्ट है, नो डाउट अबाउट इट, कि आप जो पार्टी पिछले 3 चुनाव जीती है, ठीक है? और जिस एनवायरनमेंट में वो चुनाव हो रहे थे, अगर उसमें चेंज लाने की कोशिश की गई है, एक एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या बीजेपी द्वारा कि लोग खुल के वोट करें, तो दर्द तो होगा। जो पार्टी 3 बार से जीत रही थी, उस तरह का एक वैसे चुनाव इस बार नहीं हुआ। वो 2 फेज हो जाना और जिस तरीके से सिक्योरिटी अजय पाल शर्मा वाला कांड हुआ या जितने भी कांड हुए, लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि किसी में हिम्मत नहीं है जो आपको आपका वोट देने से रोक सके या बोगस वोटिंग करा सके। इस डर को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो और खुल के जाओ वोट करने के लिए। देखो, कहीं ना कहीं पर ये कॉन्फिडेंस तो वोटिंग परसेंटेज में झलक रहा है। ये तो अगर कई लोगों की इसमें दूसरी राय है, वो हम जो अभी आप बात कर रहे थे, वो लोगों की राय है कि क्या ये इस तरह की गुंडागर्दी सीआरपीएफ द्वारा या आईपीएस द्वारा इन लोगों के बीच में सही मैसेज देगी नहीं देगी, वो पता नहीं। अब वो तो अब हर किसी का अपना अलग एक नजरिया हो सकता है, पर इसने इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वोटिंग परसेंटेज में तो देखने को मिला है। 92% वोटिंग बिना इसके नहीं हो सकती थी किसी भी हालात में, जब तक ऐसे कड़क स्टेप ना लिए जाते, 2400 कंपनियां ना वहां भेजी जाती, ऐसे दबंग ऑफिसर ना इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाए जाते, तो 92% वोटिंग का तो कोई वहां पर स्कोप नहीं था। नहीं, तो ये तो एक, जैसे मैंने सेकेंड पहले कहा था, क्लियर विक्ट्री है सेंटर की। सेकेंड फेज में मुझको नहीं लग रहा था इतना जाएगा, लेकिन और खासकर जो ये कोलकाता रीजन में जो बढ़ा है, हम्म, अनप्रेसिडेंटेड है, कभी नहीं हुआ ये। और जो भवानीपुर जो दीदी का घर है, हम्म। अगर वहां के लोग जिस तरह से आपको जय श्री राम बोल बोल के निकल जा रहे हैं ना, हाँ, जय श्री राम बोल के जा रहे हैं वो, तो वो तो बता रहे हैं हम किसको वोट करके आए हैं। ये जानते हो क्या है? कुछ नहीं है। ये जो तुम्हारे जो पोलराइजेशन, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीतियां चलाई है ना पिछले 5-10 साल से दीदी ने, हम्म, क्योंकि ये देखो इनको भी डर लग रहा है कि एक तो ये तुम्हारा जो अभी रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ है, आज तक क्या हुआ था कि ये इसी उसमें रहते थे कि यार एक ही जैसी बोली है, हम एक ही जैसे लोग हैं। ऑब्वियसली तुम्हारा जब ये पार्टीशन से पहले तो एक ही था ना, ये ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल एक ही तरह के लोग थे। आज के तारीख में पार्टीशन नहीं होता तो बंगाल का ही रीजन होता वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन्होंने जब ये देखा वहां पे पिछले साल जो शेख हसीना के बाद से जो वहां पे उपद्रव हुआ, जिस तरह से हिंदुओं को काटा गया है, हम्म। तो यहाँ के जो लोग हैं ना उनकी भी आंखें खुली। और नहीं, मैंने देखो, उसी वक्त कहा ये था बात कि ये जो सही है। हिंसा हो रही है ईस्ट बंगाल में, ये वो वेस्ट फर्क बंगाल आएगा, को इम्पैक्ट वो करेगी ही फर्क करेगी। फर्क डालेगा, बिल्कुल। तो हम्म। आप, ये जो बीजेपी ने सिर्फ कहा नहीं है, जो भी वादे करे हैं पिछले 12-13 साल में, जो 2014, 15, 16 में इनिशियली जो भी इनके प्लान्स थे या मोदी जी या बीजेपी की जो भी विजन थी, उनको ग्राउंड पे आने में 7-8 साल लगे। पर पिछले 2-3 साल से अब हम देख रहे हैं कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, अब वो धीरे धीरे ग्राउंड पे जब उनका मोदी जी आके उनको हरी झंडी दिखा रहे हैं, तो 1 महीने में 2 तो आपके एक्सप्रेस वे उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं पर आपकी वंदे भारत एक्सटेंड करी जा रही है, कहीं पर आपकी और ट्रेन चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि वो एक सिर्फ एक राज्य तक और एक क्षेत्र तक सीमित है। वहाँ आपका गुजरात में देखो, धोलेरा को आज इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी बनाने की बातचीत चल रही है और आपके सेमीकंडक्टर के प्लांट लगे हुए हैं। तो ये जो सब हो रहा है ना, ये मुद्दा आज भी लोगों के बीच 60-70% जनता के बीच आज भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है। और इसको लेके बीजेपी ने अपनी बहुत ही पॉजिटिव छवि लोगों के बीच में बना ली है, जिसकी वजह से अब इनको हराना दिन पर दिन रीजनल पार्टीज के लिए मुश्किल होता जा रहा है। या कांग्रेस तो चलो वैसे ही डाउनफॉल की तरफ है, पर अब रीजनल पार्टीज भी अब धीरे धीरे कहीं भी खड़ी नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, एक चीज बताओ, जितनी भी आप रीजनल पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस तो चलो ठीक है, वो नेशनल लेवल पर। अब रीजनल पार्टी की बात करते हैं, सपा होगी, बसपा होगी, आरजेडी होगी, यहाँ टीएमसी होगी, है ये इधर की हम्म, बात करते हैं। हम्म, इन सब में एक, और ये अगर 4 तारीख को जब ये बीजेपी अच्छी तरह फुल मेजोरिटी से आएगी,
तो आपके पता है इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चेंज क्या होने वाला है? ये मुस्लिम वोटर्स की जो हनक है ना, मुस्लिम वोट की हनक, वोट टूटने वाली। 30% वोट शेयर है आपका बंगाल में, कम नहीं है, राइट? और ये मुस्लिम वोट का जो ये बिपाशा बसु नहीं कहती थी कि मेरे इतने करीब नहीं है और मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी, और ये सारे पॉलिटिकल पार्टी कहते थे नहीं, बर्बाद होना है। ये मुस्लिम वोट की प्यार, मुस्लिम वोट की राजनीति ने कांग्रेस खत्म कर दी, सपा खा गई, आरजेडी निगल गई, और ये टीएमसी भी जाने वाली है। तो ये जो मुस्लिम वोट की राजनीति है वो देखना फ्लैट हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट। बिल्कुल वो फ्लैट होगी, पर इसमें ना एक जो आपने पिछली वीडियो में एक मुद्दा रेज किया था ना कि ये लोग भी अब प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। देखो किसी भी मैं ये नहीं कहता आप धर्म विशेष पे जाओ, आप क्षेत्र विशेष पे चले जाओ। अगर आपको पता लग जाए ना कि मेरे क्षेत्र में एक गांव है वो सिर्फ एक ही पार्टी को वोट करता है, हाँ, ठीक है, वो पार्टी चाहे उस गांव को बर्बाद कर दे, जला दे, कुछ कुछ सुविधा ना दे, सड़क ना बनाए, उसके लिए कुछ ना करे, उसे बिल्कुल बदहाल छोड़ दे, पर अब वो इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है कि वो गांव उसी पार्टी को वोट करेगा। तो किसी भी, चाहे आप धर्म विशेष को ले लो, आप जाति विशेष को ले लो, आप क्षेत्र विशेष को ले लो, अगर कोई भी समूह, मैं इसको फिर उसी तरीके से रखूंगा, कोई भी समूह जो आपने कहा था अगर अपने वोट में प्रेडिक्टेबल हो गया तो उसकी गति यही है, वो इसी गति को प्राप्त होगा और उसकी कोई गति नहीं नहीं बचेगी। नहीं, वो तो जो प्राप्त होगा प्राप्त होगा। जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पार्टी तो वोट पार्टी के भी लिए, उसी गति को प्राप्त होंगी, वो भी पार्टी भी उसी उसी गति गति को को प्राप्त प्राप्त होगा। होगी ना। और देखो मैं एक और बीजेपी चीज में बताऊं, और एक चीज बताऊं, लोग कहते थे, या मेरी कई बार बहस हुई है और अलग अलग चैनल्स पे, जो कहते थे कि धीरे धीरे देखो इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। मैंने बोला था कि यही तो चाहिए अपने को। जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनकी हंटिंग करने के लिए, इस वोट बैंक को हंटिंग करने के लिए ज्यादा लोग आएंगे। फिर क्या होगा कि इनको दिखेगा कि यार अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम अपने ही बंदे को क्यों ना दें। तब ये बिल्कुल। तुम्हारे ममता, लालू और सपा को ये तब नहीं, वो तब तो लात मार के निकाल देंगे। मैं कह रहा हूं इनकी पॉलिटिकल पावर बढ़ने दो, इनका परसेंटेज बढ़ने दो। तुम्हारा हिंदू राष्ट्र का सपना तभी पूरा होगा जब इनकी इसमें परसेंटेज बढ़ेगी। इससे क्या हाँ, होगा, नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये क्या है, ये तो चलो ठीक है, ये अपना आ जाएंगे एक नई जैसे अपना वो हो गया, तुम्हारा ओवैसी आ गया, इधर हुमायूं को भी रह रहा है। जहां पे आपकी परसेंटेज ज्यादा है मुस्लिम वोट की, वहां पे फिर मुस्लिम लोग ही आके उसकी हंटिंग करना चालू करेंगे। जब मुस्लिम बिल्कुल। लोग हंटिंग चालू करेंगे तो जितने ये अपने आपके हमारे जो सेडो सेक्युलर पार्टियां बनी हुई थी, उनको जब ठेका दिखाया जाएगा तो फिर इनके पास अब कुछ नहीं बचेगा, सेक्युलरिज्म के नाम पे जीरो है। वहां से मैं बता रहा हूं, और ये कुछ नहीं, ये परसों 4 तारीख को बीजेपी जीते तो उसके बाद से राम राज का और तुम्हारे हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होते दिख रहा है। मैं लिख के दे दूं। वो तो देखो, पर हाँ इसमें ना देखो एक बात और है, प्रेडिक्टेबिलिटी की बात हम एक बार दोबारा उस एंगल को लेके आएंगे। बीजेपी को आप लाख कहो कि वो हिंदूवादी पार्टी है, हिंदू राष्ट्र का सपना है, जो भी है, राम मंदिर जितने, पर बीजेपी के अंदर हमेशा ये डर रहेगा कि हिंदू वोट कभी भी करवट बदल सकता है। जिस दिन पार्टी अपने अपने सुनो, सिर्फ एक मुद्दा नहीं, विकास के मुद्दे को छोड़ दे, किसी भी ऐसे मुद्दे को छोड़ दे जिससे लोग उससे जुड़े हुए हैं। देखो हिंदू वोट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। पहली बात तो जातियों में इतना बट गया, उसके साथ तो जाति के बहुत खेल खेले गए, ठीक है, जाति के खेल इतने खेले गए कि वो उसकी कोई प्रेडिक्टेबल नेचर रही नहीं कि भाई एक जाति कभी किसी को वोट कर रही है, कभी किसी को कर रही है। तो ये बीजेपी के अंदर ये डर हमेशा रहेगा और यही दूसरे वर्गों को भी समझना पड़ेगा, अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी छोड़नी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि भाई आप इस समय में जब आप चुनाव में जा रहे हैं, जब आप वोटिंग कर रहे हैं, कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर है। जब तक वो प्रोडक्टिबिलिटी अंदर से नहीं जाएगी, वो डायनेमिक नेचर नहीं आएगी कि भैया हम तो, अगर आपने हमारे लिए काम नहीं किया तो अगले चुनाव में ठहंगा है,
वो इनको तो क्या हो रहा है कि इनको तो वो 40 साल से एक पार्टी का डर दिखा के कि ये आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, और वो 12 साल से यही है, ये आएंगे तो क्या कर देंगे, वो डर दिखा के इनका वोट छीना जा रहा है, वही हंटिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, इनके साथ गलत ही हो रहा है। पर वो अब आपका वो डीएनए बन चुका है कि वो जा ही नहीं रहा है अब आपसे। अरे कुछ नहीं है, न कोई इनका वोट छीन रहा है। ये पिछले कई सालों से बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत ही प्लानिंग के थ्रू वोट करते हैं। इनका कोई प्लानिंग नहीं है, इनके अपनी किसी भी तरह से थॉट नहीं है। ये एक गाइडेड इनकी पावर होती है, गाइडेड इनको बताया जाता है कि कहाँ क्या करना है, कब वोट करना है। ये फतवा का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, इनकी अपनी इंडिविजुअल, मतलब हमारे वहां तो क्या है, इंडिविजुअली देखते हैं ना। हर घर दूसरा घर जो है, वो हो सकता है दूसरा घर अलग सोच रहा है, नहीं तीसरा घर घर में अलग भी सोच अलग रहा है। है। नहीं घर में भी अलग है, माँ बाप ने किसी और हाँ, पार्टी को दिए, बच्चे किसी और लेकिन ये पार्टी तो को पूरी कराया कम्युनिटी है। एक जैसा ना, उनको कहीं से गाइडेड आता है कि भैया इस बार ये करना है। हाँ। हम्म। तुम्हारे को मालूम है, तुम्हारे इंदिरा गांधी चली जाती थी तुम्हारी वहां इमाम के पास, तुम्हारा फतवा निकलवा दो। कि हाँ कांग्रेस को हैं? बिल्कुल। तुम्हारा कितनी अच्छा, हनक हुआ इसमें करती थी। दोबारा से बंगाल चुनाव पे आए तो आज जितने भी एग्जिट पोल आए सब, अब तो वो तो खैर बहुत डिफेंसिव हैं, पर फिर भी अगर हम अपने जितने भी एनालिसिस हैं एक नंबर देना चाहें बीजेपी को, तो क्या लगता है कहां तक पहुंच पाएगी? मेरा क्या है, अभी तक तो 170 to 180 पे जा रहा था, लेकिन हम्म। कलकत्ता का, हुगली का और तुम्हारा ये नादिया का जो वोटिंग परसेंट देखा है, और मेरे को यहाँ तक ये लग रहा है कि इस बार, मतलब ये तुम्हारा 24 परगना, उत्तर 24 परगना, उसमें भी हम्म। अच्छी खासी शेयर लेके आ रही है। तो हम्म। मेरे ख्याल से 200 तो आराम से टच करेगी। ये तो सुनामी है। 200 तो मतलब हाँ, जाला फाड़ दिया फिर तो। 200 देखो तो फिर मेरा है, जाला तुम फाड़ दिया देखना, बिल्कुल एकदम। 200 लैंडस्लाइड। आराम से, 200 आराम से टच कर रही है, क्योंकि 177 पहले ही उसमें आ गया था। सेकेंड वोट में जो परसेंटेज आ रहा है और जिस तरह से वोकल है, मतलब पहले भी होता था, आदमी करता था भाई, 38-30% अगर आप वोटिंग शेयर लेके आ रही है बीजेपी, ऐसा नहीं था कि मतलब उसको वोट नहीं मिल रहा था। 48% ठीक है, चलो एक को 48% मिल रहा था, लेकिन जो ये तुम्हारा जो 7-8% बढ़ा है, वो मतलब एक तो चले तो मुस्लिम वोट तो हमेशा से फुल रहा है, ये 8% एडिशनल है हिंदू, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। 8% एडिशनल है हिंदू विच आर अगेंस्ट टीएमसी। तो ये अगर 8% पूरा पड़ गया ना अच्छी तरह से, तो 200 से तो आसपास तो आराम से रहेगा। और लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, खाता खुलना मुश्किल है। लेफ्ट लेफ्ट भी लेके आएगी, दो चार करके मान लो, बस ज्यादा नहीं। दो चार। हाँ, चलो देखते हैं, ऊंट फिर वही बात, ऊंट किस करवट बैठता है। पर आज बंगाल के साथ और भी कई राज्य हैं जिनका एग्जिट पोल आया है, उनके बारे में भी अगले अपने एपिसोड में विश्लेषण करें। तो आज इसी अपने एनालिसिस के साथ और बीजेपी को शुभकामनाएं देते हुए कि जो जैसा लग रहा है कि वो 200 सीट तक पहुंचेंगी और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, वैसा हो, आज अपना शो समाप्त करेंगे। और भी कुछ चुनावों के एग्जिट पोल आए हैं जिनका विश्लेषण हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।